एपिसोड 7। वांशिक नीलामी घर में सबसे कम कमी उन परिवारों की है जो सामग्री की आपूर्ति करते हैं, और यदि वह अन्य परिवारों को ढूंढना चाहता है तो अनगिनत परिवार उसके साथ सहयोग करने की होड़ में हैं। लेकिन फैंग चेन अलग है। कोई नहीं बता सकता कि एक शक्तिशाली मूल्यांकनकर्ता वाणिज्य नीलामी घर को कितना लाभ पहुंचा सकता है। हजारों सैनिक पाना आसान है, लेकिन एक अच्छा जनरल पाना मुश्किल है, और यही फैंग चेन की विशेषता है। फिर उसने ही त्यानियू की दया की गुहार को नजरअंदाज कर दिया और फैंग चेन से सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर फैंग, कृपया अंदर जाइए। दुकानदार यान आपको लंबे समय से ढूंढ रहा है। फैंग चेन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में उसके लिए ये परिवार के साथ सहयोग तोड़ देगी, इसलिए उसने इस बार इनकार नहीं किया। एल्डर लू लिन जुयान को नहीं भूले थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, चूंकि मिस लिन मिस्टर फैंग की दोस्त हैं, इसलिए कृपया मेरे साथ अंदर आइए। लिन जुयान को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, इसलिए वह केवल सिर हिलाकर आगे बढ़ सकती थी। ये त्यानियू दरवाजे के सामने खड़ा एकमात्र व्यक्ति था जो बेहद हताश महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सब नीच आदमी फैंग चेन के कारण हुआ था। फैंग चेन, है न? लिन जुयान, है न? मैं आज की नाराजगी याद रखूंगा। बस मेरा इंतजार करो। उसका चेहरा क्रूर था और वह दांत पीसते हुए बोला, फिर शर्मिंदा होकर चला गया। फैंग चेन को वांशिक नीलामी घर के उच्चतम स्तर के हॉल में आमंत्रित किया गया था। एल्डर लू ने किसी से चाय परोसने को कहा। फैंग चेन ने एक घूंट लिया और तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर खुल गया है। वह बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसकी साधना धीरे धीरे सुधर रही थी। ये देखकर फैंग चेन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पहली बार इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पी थी। बहुत महंगा है ना? कितने स्पिरिट स्टोन बेचे जा सकते हैं? एक पल के लिए फैंग चेन इसे पीने के लिए अनिच्छुक था। लिन जुयान भी थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन सौभाग्य से उसने दुनिया को कुछ हद तक देखा था और अपनी सामान्य शांत छवि को बनाए रखने में सक्षम थी। यद्यपि वह त्यानियू दिव्य संप्रदाय की पवित्र युवती है, वांशिक नीलामी घर एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है, और यह सिर्फ एक शाखा है। इसलिए भले ही वह एक संत थी, फिर भी उन्हें कभी इतना उच्च स्तरीय व्यवहार नहीं मिला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज फैंग चेन की वजह से उसे वाणिज्य नीलामी घर से सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। एल्डर लू लगातार विनम्र टिप्पणियां करते रहे और फैंग चेन की युवावस्था और क्षमता की प्रशंसा करते रहे। कुछ ही देर बाद हॉल का दरवाजा खुला और एक सुंदर आकृति अंदर आई। वह यान कियाओलिन थी। यान कियाओलिन ने एक खूबसूरत लंबी लाल चोंगसम पहन रखी थी। उसके चेहरे पर नाजुक और उत्तम मेकअप था, जिसने उसके पहले से ही आकर्षक रूप को और भी आकर्षक बना दिया था। एक मुस्कुराहट लोगों को नशे में डाल सकती है और उन्हें खुद को बाहर निकालने में असमर्थ बना सकती है। अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले उस क्षेत्र को देखा, और जब उसने फैंग चेन को देखा तो वह दूर नहीं जा सकी। मुझे लगता है ये फैंग चेन ही होगा, मिस्टर फैंग, यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। फैंग चेन ने खड़े होकर सलाम किया। यह मैं हूँ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? ऐसे सीधे सादे शब्द सुनकर यान कियाओलिन मुस्कुराए और बोली, मिस्टर फैंग वाकई बहुत सीधे सादे हैं, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे अपना परिचय देने दीजिए। वह चलकर फैंग चेन के सामने बैठ गई, अपनी टांगे क्रॉस करके, जिससे उसकी निर्दोष पतली सफेद जेट जैसी टांगे दिखने लगी। ये उत्तम वक्र अनगिनत लोगों को आकर्षित करते हैं, मानो वे केवल किसी पेंटिंग में ही हों। मेरा नाम यान कियाओलिन है और मैं वाणिज्य नीलामी घर का दुकानदार हूँ। उसने परिचय कराया। आपसे मिलकर खुशी हुई, फैंग चेन ने कहा। यान कियाओलिन फिर भी मुस्कुराए और फिर सीधे मुद्दे पर आ गई। पिछली बार जब युवानवेन एक गोली लेकर आया था तो उसने इसे मेरे बैंक से खरीदा था। सच कहूं तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मेरा बैंक ईस्ट डिवाइन क्षेत्र में शीर्ष 3 नीलामी घरों के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैं यह नहीं बता सका कि गोली नकली थी। मैं वास्तव में दोषी महसूस करता हूँ। मैंने सुना है कि आपने देखा कि गोली नकली थी, क्या ये सच है? हालांकि वह जानती थी कि यह फैंग चेन था, फिर भी यान कियाओलिन ने एक और सवाल पूछा। लिन जुयान, जो एक तरफ खड़ा था, उसने फैंग चेन को थोड़े आश्चर्य से देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि वाणिज्य नीलामी घर कितना शक्तिशाली था। जो अमृत उन्हें धोखा दे सकता था, वह बहुत ही अच्छी तरह से गढ़ा हुआ होगा। लेकिन फैंग चेन ने इसे पहचान लिया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? इस समय फैंग चेन को अंततः समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष ऐसा क्यों था। उन्होंने इनकार नहीं किया और सिर हिलाकर कहा, यह सही है। फैंग चेन की बात सुनकर
यान कियाओलिन की आंखें चमक उठी और उसने फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर फैंग को ये कैसे पता चला। फैंग चेन ने फिर वही बात दोहराई जो उसने अमृत के नकली होने की बात कहने के बारे में कही थी। यान कियाओलिन ने ध्यान से सुना और लंबे समय तक विचार करने के बाद उसने पूछा, तो आप अमृत और औषधीय सामग्रियों की प्रामाणिकता बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फैंग चेन ने इतना बड़ा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और कहा, लेकिन 5वें स्तर सहित निम्नलिखित को मूल रूप से देखा जा सकता है। वास्तव में यदि वह 6ठे दर्जे का व्यक्ति भी होता तो भी वह इसे देख सकता था, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला था, इसलिए उसने कम प्रोफाइल रखना चुना। लेकिन उनके स्वघोषित धीमे शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्तर 5, ये दिव्य पूर्व क्षेत्र में पहले से ही उच्चतम स्तर है। लेकिन यान कियाओलिन ने सीधे तौर पर इस पर विश्वास नहीं किया और पूछा, हमारे यहाँ कुछ नीलामी की वस्तुएं हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते। क्या आप श्री फैंग से उन्हें पहचानने के लिए कह सकते हैं? यदि आप उन्हें पहचान सकते हैं तो हम निश्चित रूप से श्री फैंग के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। फैंग चेन ने एक क्षण सोचा, मना नहीं किया और सहमति में सिर हिला दिया। यान कियाओलिन ने ताली बजाई और तुरंत ही 5 सुंदर और लंबी नौकरानियां महोगनी की ट्रे लेकर अंदर आईं। ट्रे में रखी सामग्री को छिपाने के लिए उसे कपड़े से ढक दिया गया था। नौकरानी ने ट्रे मेज पर रखी और फिर झुककर चली गई। कृपया इसे पहचानें, यान कियाओलिन ने पूछा। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहली ट्रे तक जाकर कपड़ा उठा लिया। अंदर एक दूसरे स्तर की गोली थी। पूरी गोली लाल थी और सतह पर दरारें थीं। इसमें एक मजबूत औषधीय सुगंध थी जिसे सूंघने पर लोगों को आराम और खुशी महसूस होती थी। लेकिन फैंग चेन ने एक नज़र डाली और निर्धारित किया कि यह असली है या नकली। ये गोली ऐसी दिखती है जैसे इसमें चमकदार लाल चमक है, लेकिन ये केवल सतह है। सतह पर दरारें अधिक गर्मी के कारण नहीं हैं, वे जालसाजी के बाद छोड़े गए निशान हैं। यह एक नकली गोली है। यान कियाओलिन की योगिनी जैसी खूबसूरत आंखें रोशनी से चमक उठीं। इस गोली की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उनके मूल्यांकनकर्ताओं को एक कप चाय की जरूरत पड़ी, लेकिन फैंग चेन ने एक नज़र में ही सुराग पहचान लिया। कृपया जारी रखें, उसने कहा। फैंग चेन ने दूसरा पत्ता खोला जो एक हरे रंग की औषधीय जड़ी बूटी थी जिसकी बनावट जैड जैसी और एकदम साफ थी। एक नज़र डालने के बाद फैंग चेन ने कहा, तीसरे स्तर की जैड आध्यात्मिक हरी घास नकली है। नकली स्वर्ग नकली जैड घास नामक एक आध्यात्मिक घास है जिसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ हद तक जैड आध्यात्मिक हरी घास के समान है, लेकिन इसे पहचानना आसान है। यह एक विशेष शोधन विधि के साथ नकली स्वर्ग नकली जैड घास का उपयोग करके बनाया गया है। यान कियाओलिन की आंखों की रोशनी तेज हो गई और उसके बगल में लिन जुयान भी हैरानी से फैंग चेन को देखने लगा। वह नहीं जानती थी कि फैंग चेन के पास वास्तव में ऐसी अद्भुत क्षमता थी और वह चीजों को पहचानने में बहुत व्यवस्थित था। फैंग चेन ने शेष 3 वस्तुओं को भी बिना किसी गलती के एक एक करके पहचान लिया। इससे यान कियाओलिन को और भी यकीन हो गया कि फैंग चेन की अमृत को पहचानने की क्षमता महज संयोग नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक कौशल था। मिस्टर फैंग, यान कियाओलिन ने खड़े होकर सिर झुकाया और कहा, कृपया मेरे वांगसिंग नीलामी घर के अतिथि बुजुर्ग बने। अतिथि अधिकारी? फैंग चेन दंग रह गया। यान कियाओलिन ने भारी सिर हिलाया और कहा, मिस्टर फैंग, जब तक आप सहमत हैं, हमारा बैंक आपको उच्चतम स्तर का उपचार देने के लिए तैयार है। हमारे वानिकसिंग के सर्वोच्च सदस्य बनने के अलावा आप सभी वानिकसिंग नीलामी घर शाखाओं में उच्चतम उपचार और विशेषाधिकारों का आनंद ले पाएंगे और आपको 20% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा हम आपको हर साल 1 लाख स्पिरिट स्टोन का वेतन भी देंगे। फैंग चेन ने जब ये सुना तो वह बहुत भावुक हो गया, लेकिन वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय वह हिचकिचाया। लिन जुयान, जो पास ही खड़ी थी, अब अपनी अलग थलग उपस्थिति को बनाए नहीं रख सकी। उसने अपनी नम आंखें चौड़ी की और अपने चेहरी होठों को ढाक लिया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वानिकसिंग नीलामी घर फैंग चेन को आमंत्रित करने के लिए ऐसा व्यवहार पेश करेगा। तुम्हें पता है, 1 महीने से भी अधिक समय पहले फैंग चेन बिना किसी साधना के एक बेकार व्यक्ति था। फैंग चेन को हिचकिचाते देख यान कियाओलिन अचानक घबरा गया और पूछा, मिस्टर फैंग, क्या आप किसी बात से असंतुष्ट हैं? हम इसके बारे में फिर से बात कर सकते हैं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, बस मुझे अभ्यास में बहुत समय लगाना है और मैं हर दिन आपके बैंक के लिए काम नहीं कर सकता, इसलिए ... ये वाला। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा,
युवा मास्टर फैन, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो करने की आवश्यकता है वह भी बहुत सरल है। बस एक मूल्यांकन करें जब हमारा बैंक ये नहीं बता सकता कि वस्तु असली है या नकली। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता। इसलिए आप ज्यादातर समय अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं और आपको केवल तभी आना होगा जब हमारे बैंक को आपकी जरूरत हो। फैन चेन दंग रह गया। कितनी अच्छी बात है। ये सिर्फ पैसे से चलने वाला एक मोटा काम है और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो यह असहनीय होगा। इस मामले में कोई समस्या नहीं है। फैन चेन ने सहमति में सिर हिलाया। यान कियाओलिन की मुस्कान और भी अधिक उज्ज्वल और अधिक मार्मिक हो गई। उस स्थिति में श्रीमान फैन का हमारे वानसिंग नीलामी घर में शामिल होने के लिए स्वागत है। नहीं, श्रीमान फैन। हॉल में गर्मजोशी से तालियां बजीं। फिर यान कियाओलिन ने किसी से विशेष ज़ेड पट्टिका देने के लिए कहा। ज़ेड पट्टिका पर वानिक्सिंग नीलामी घर का लोगो उकेरा गया था। बीच में ही शब्द था, जो बहुत सुंदर था। इसके अलावा इसमें एक सोने के फ्रेम वाली थैली भी है, जो अच्छी तरह से बनाई गई है। उसने सबसे पहले ज़ेड साइन उठाया और कहा, फैन किकिंग, यह मेरा प्रथम श्रेणी का अतिथि आदेश है। इस आदेश के साथ आप चाहे जिस भी शाखा में जाएं, आपको सर्वोच्च उपचार मिलेगा। आपको केवल ज़ेड साइन में खून की एक बूंद डालने की जरूरत है। आप भगवान को पहचान सकते हैं। वानिक्सिंग नीलामी घर केकिंग को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया है। पहला ग्रेड उच्चतम है और चौथा ग्रेड सबसे निम्न है। फिर उसने नोम पेन स्मॉल लोन उठाया और परिचय दिया। ये हमारे बैंक का विशेष स्थान भंडारण बैग है। इसका आंतरिक स्थान 10 फीट आकार का है और इसमें पहले से ही 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर हैं। भंडारण बैग। फैन चेन की आंखें चमक उठी। ये स्टोरेज बैग शेंडोंग क्षेत्र में सस्ता नहीं था। 1000 स्पिरिट स्टोन से सिर्फ 1 फीट की जगह खरीदी जा सकती है। 10 फुट आकार के एक भंडारण बैग की कीमत कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन होगी और अगर यह वानसिंग नीलामी घर से आता है तो इसकी कीमत कम से कम 2000 अधिक होगी। ये बहुत मूल्यवान है, फैन चेन ने जल्दी से कहा। यान कियाओलिन ने कहा, जहां तक फैन केकिंग का सवाल है, यह मेरे बैंक की ओर से एक बैठक उपहार है। हर बुजुर्ग के पास ये होता है, इसलिए इसे स्वीकार कर लें। ये सुनने के बाद फैन चेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। बगल में बैठे एल्डर लू ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा सा हिलाया। क्या कोई है? उसे क्यों नहीं मिला? बेशक, उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। इसके तुरंत बाद फैन चेन ने अपने मालिक को खून से पहचान लिया और वह वानिक्सिंग नीलामी घर का अतिथि बुजुर्ग भी बन गया। बिल्कुल सही, फैन चेन ने कहा, मुझे अमृत को परिष्कृत करने के लिए कुछ अमृत की आवश्यकता है और मैं दुकानदार यान से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे पास कुछ है। फैन केकिंग अभी भी एक कीमियागर है। यान कियाओलिन शानदार था। फैन चेन ने इनकार नहीं किया, सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं केवल दूसरे स्तर के अमृत को ही परिष्कृत कर सकता हूँ। हालांकि उसे छठे स्तर के कीमियागर की विरासत में मिली है, लेकिन अमृत को परिष्कृत करना क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। वह वर्तमान में केवल दूसरे स्तर के अमृत को ही परिष्कृत कर सकता है। दूसरा स्तर। लेकिन यान कियाओलिन और भी अधिक उत्साहित थी और बगल में लिन जुएयान ने भी अविश्वास में फैन चेन को देखा। यान कियाओलिन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, मुझे आश्चर्य है कि फैन केकिंग की उम्र अब कितनी होगी। अभी 17 बजे ही पहुंचा हूँ, फैन चेन ने बिना कारण जाने उत्तर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुख्य भूमि में कीमियागर इतने लोकप्रिय हैं, इसका कारण यह है कि उनकी सीमा बहुत ऊंची है और इसके लिए अत्यंत मजबूत कीमिया प्रतिभा की आवश्यकता होती है। और यदि आप में प्रतिभा भी है, तो भी आपको शुरुआती चरण में हजारों विभिन्न कीमिया सामग्रियों को जानना होगा, जो बेहद उबाऊ है। यद्यपि यह उबाऊ है, कीमिया भी बहुत लोकप्रिय है, इसलिए कई लोग अभी भी कीमियागर बनने का प्रयास करते हैं। फैन चेन जैसे कई 17 वर्षीय बच्चे भी हैं और कुछ तो 6 या 7 वर्ष की आयु में ही औषधीय पदार्थों आदि की पहचान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 17 वर्ष की आयु में द्वितीय श्रेणी के हो जाते हैं और यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के लोग भी बहुत दुर्लभ हैं। इसी कारण सभी लोग इतने हैरान हैं। ठीक है, ठीक है। यान कियाओलिन की मुस्कान अधिक चमकदार और आकर्षक हो गई। उसके गाल उत्साह से लाल हो गए थे और वह बहुत आकर्षक थी। वह चाहती थी कि वह फैन चेन को गले लगा सके और उसे जमकर चूम सके। इस बार उनके वानिक्सिंग नीलामी घर को आखिरकार एक खजाना मिल गया। अगर फैन केकिंग को किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो बस पूछ लें। फिर उसने तुरंत किसी को अध्ययन के 4 खजाने भेजने को कहा
और फैंग चेन ने उन पर सभी सामग्रियां भी लिख दी। यान कियाओलिन ने लोगों से उन्हें जल्दी से इकट्ठा करने को कहा। फैंग चेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इन सामग्रियों के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, फैंग केकिंग, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरा निमंत्रण है, आप क्या सोचते हैं? बोलते समय उसने फैंग चेन को आंख भी मारी, लेकिन फैंग चेन अविचलित था और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। दुकानदार यान, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसके लिए खुद भुगतान करना होगा। वह बहुत अधिक एहसान नहीं लेना चाहता। यान कियाओलिन ने देखा कि फैंग चेन दृढ़ निश्चयी है, इसलिए उसने जिद नहीं की। अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हें फैंग चेन की नाराजगी ही मिलेगी। कहना आसान है। चूंकि फैंग केकिंग ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपको 20% की छूट दूंगा। आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद, फैंग चेन ने कहा। फिर यान कियाओलिन ने कुछ गणना की और जल्दी से कुल कीमत की गणना की। कीमत भी ज्यादा नहीं है, 20% छूट के बाद केवल 521 आध्यात्मिक पत्थर। ये फैंग चेन जैसे व्यक्ति के लिए पर्याप्त से अधिक है जो रातों रात अमीर बन गया। जल्द ही सारी सामग्रियां मिल गईं और फैंग चेन तक पहुंचा दी गईं। यान कियाओलिन ने अचानक पूछा, मुझे आश्चर्य है कि फैंग केकिंग अमृत को परिष्कृत करने की योजना कहाँ बना रहा है। फैंग चेन दंग रह गया और उसे अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आई। कोई कीमिया भट्टी नहीं है। वह अचानक शर्मिंदा हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि कैसे बोले। ये देखकर यान कियाओलिन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हमारे यहाँ एक कीमिया कक्ष है। चिंता न करें, कीमिया कक्ष विशेष रूप से बड़ों के लिए तैयार किया गया है और यह आपकी अनुमतियों में से एक है। ऐसी स्थिति में कृपया दुकानदार यान को परेशान करें। फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, कृपया मेरा अनुसरण करें। फैंग चेन ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने लिन जुएयान से कहा, जो अभी अभी सदमे से उभरी थी, वरिष्ठ बहन लिन, मैं पहले विदा लूंगा। आह, ठीक है। लिन जुएयान ने सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा कम ठंडा और ज्यादा मूर्खतापूर्ण, बहुत प्यारा था। ये देखकर यान कियाओलिन ने एल्डर लू को आंख मारी। एल्डर लू तुरंत समझ गए और सिर हिला दिया। फिर फैंग चेन यान कियाओलिन के साथ चला गया। ये देखकर लिन जुएयान ने कहा, तो मैं भी विदा लेता हूँ। एल्डर लू ने लिन जुएयान को रोका, मिस लिन, 1 मिनट रुकिए। क्या एल्डर लू को कुछ और कहना है? एल्डर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इस बार ही परिवार के साथ सहयोग तोड़ दिया है और अगले ग्राहक की तलाश करने पर विचार कर रहे हैं। मुझे याद है कि लिन परिवार भी इस तरह का व्यवसाय करता है। अन्यथा हम सहयोग क्यों न करें? ये परिवार हमें उतना ही प्रदान करेगा जितना हम पहले करते थे। बेशक, कीमत वही है। आप क्या सोचते हैं? ये सुनने के बाद लिन जुएयान का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। वह जानती थी कि आज की घटना के बाद ये परिवार के साथ सहयोग शायद खत्म हो जाएगा, जिससे निश्चित रूप से लिन परिवार को बहुत नुकसान होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वानिकसिंग ऑक्शन हाउस वास्तव में उनके लिन परिवार को इतना बड़ा केक देगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने फैंग चेन की खातिर उनके लिन परिवार के साथ सहयोग किया होगा। अचानक उसे कुछ जटिलता महसूस हुई। 1.5 महीने पहले उसने फैंग चेन को संत के रूप में विवाह प्रमाण पत्र निकालने की धमकी दी थी और अब उसके परिवार को फैंग चेन से लाभ मिला है। धन्यवाद एल्डर लू, मैं अपने परिवार को आपके बैंड के साथ सहयोग पर विस्तार से चर्चा करने दूंगा। फिर वह चली गई, लेकिन जाते समय उसका चेहरा अभी भी जटिल था और उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा था। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि जाने से पहले उसकी विदाई वास्तव में लिन जुएयान के परिवार की मदद करेगी। यान कियाओलिन के नेतृत्व में वे वानिकसिंग नीलामी घर की 3री मंजिल पर आए। यहाँ समृद्धि तो अधिक है, लेकिन लोग कम हैं। जब कोई वहां से गुजरता तो वे यान कियाओलिन को आदरपूर्वक प्रणाम करते और फैंग चेन के बारे में बहुत उत्सुक रहते। जल्द ही वे एक गहरे क्षेत्र में पहुंच गए, जो कीमिया के कमरों से भरा हुआ था। उनमें से कई बंद थे और जाहिर तौर पर इस्तेमाल में थे। यान कियाओलिन अंत में फैंग चेन को कीमिया कक्ष में ले गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि अंदर काफी सादा माहौल है। वहां एक भट्ठी, एक पत्थर की मेज और कीमिया के लिए आवश्यक कुछ उपकरण हैं। यान कियाओलिन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फैंग, ये कीमिया कक्ष कैसा है? फैंग चेन ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद दुकानदार यान। यान कियाओलिन ने पूछा, क्या आपको डेंटों की जरूरत है? अगर आपको नौकरानी चाहिए तो मैं आपके लिए एक का इंतजाम कर सकता हूँ।
यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ चलने की आवश्यकता हो तो ये भी ठीक है। यान कियाओलिन में एक परिपक्व महिला की सुंदरता है, साथ ही उसका हॉट और भरा हुआ फिगर भी है, जो एक ऐसा आकर्षण है जिसका फैंग चेन अपनी उम्र में भी विरोध नहीं कर सकता। सौभाग्य से फैंग चेन ने दुनिया देखी है और विशेष रूप से मेंग याओ द्वारा कई बार प्रशिक्षित होने के बाद वह अभी भी शांत रहने में सक्षम है। उसने कहा, धन्यवाद दुकानदार यान, मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। ये बहुत दुख की बात है। यान कियाओलिन दयनीय और खेदजनक दिखी, लेकिन वह जल्दी से संभल गई और मुस्कुराते हुए झुकी। उस स्थिति में मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। फैंग चेन ने भी बदले में सिर झुकाया और यान कियाओलिन को कीमिया कक्ष में प्रवेश करने से पहले जाते हुए देखा। कीमिया कक्ष में प्रवेश करने के बाद फैंग चेन ने सभी सामग्रियां निकाली, कमरे में रखी कलम उठाए और लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद एक गोली प्रकट हुई। ये वह गोली है जिसे फैंग चेन परिष्कृत करना चाहता है। जब इसे लुओ लिंगकाओ के साथ मिलाया जाता है तो इसकी प्रभावकारिता कई गुना बढ़ सकती है। इसे लुओ तियानदान कहा जाता है। इस समय वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार यह उसका पहला मौका था जब वह अमृत को परिष्कृत कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह अपने दिमाग से अमृत को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन अपने हाथों से नहीं। छोड़ो इसे, एक बदसूरत बहू को भी अपने सास ससुर से मिलना पड़ता है। अगर वह असफल हो जाती है तो मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास पर्याप्त सामग्री तैयार है। उसने भट्ठी जलाए और कीमिया को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। भट्ठी जलाएं, आग पर नियंत्रण रखें, जड़ी बूटियों को परिष्कृत करें, उन्हें मिलाएं, अमृत बनाएं। अंततः अमृत तैयार है। उन्होंने परंपरा का कदम दर कदम पालन किया और अब वे छठी कक्षा के कीमियागर की तरह थे। वे अमृत को परिष्कृत करने में बहुत कुशल थे, बिल्कुल भी नौसिखिए की तरह नहीं। आधे घंटे बाद फैंग चेन ने ताज़े बने लुओ तियानडैंग को देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पहले प्रयास में सफल हो जाऊंगा। यह विरासत वास्तव में अद्भुत है। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं छठी रैंक का कीमियागर हूँ। उसने अमृत को एक तरफ रख दिया और तुरंत अपनी मानसिकता को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करो और शोधन जारी रखो। अगले कुछ समय में फैंग चेन ने बिना किसी गलती के 3 लुओ तियान गोलियों को परिष्कृत किया। फैंग चेन भी धीरे धीरे गोलियों को परिष्कृत करने में पारंगत हो गया और अब वह पहले की तरह अविश्वास और घबराहट में नहीं रहा। उन्होंने ये भी पता लगाया कि कीमिया वास्तव में मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती है। यद्यपि यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है, फिर भी इसे एक प्रकार का अभ्यास भी माना जा सकता है। फैंग चेन और भी ज्यादा मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में गोली को देखा और कुछ देर सोचने के बाद खुद से कहा, यह बहुत सुरक्षित है। यहाँ अभ्यास क्यों नहीं किया जाए? ये सोचते हुए वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी सांसों को समायोजित किया और एक लुओ लिंगदान निगल लिया। अचानक एक शुद्ध औषधीय शक्ति शरीर में प्रवेश कर गई, डेंटियन तक गई और फिर शरीर के हर हिस्से में चली गई। ये कहना होगा कि फैंग चेन का तलवार दानव शरीर बेहद दुष्ट था। जब औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती थी तो वह बिना किसी बर्बादी के तुरंत सब कुछ अवशोषित कर लेती थी। फैंग चेन की ताकत में भी एक पल में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ, सीधे आत्मा सभा के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि औषधीय शक्ति को अवशोषित करते समय उसी समय शार्प डेमन स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करने से वास्तव में स्वर्गीय दाओ डेमन बोन को उत्तेजित किया जा सकता है। अभ्यास और भी तेज था। इस मामले में फैंग चेन को अस्थिर नींव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी चिंता के फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और लुओ तियान गोली निगल ली। फैंग चेन ने अगले 5 दिन साधना में बिताए। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी साधना एकत्रित आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जन्म पश्चात क्षेत्र में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। उसी समय उनकी तीक्ष्ण दानव तलवार तकनीक को 3रे स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित किया गया। अपने अंदर सुधार महसूस करते हुए फैंग चेन बहुत संतुष्ट था, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि वह फिर उस छोटे टॉवर में प्रवेश नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि यदि आप छोटे टॉवर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अधिग्रहित क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। लेकिन वह प्रसवोत्तर क्षेत्र को तोड़ने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि यूनशियान गोली को अपने साथ ले जाना बहुत परेशानी भरा था, इसलिए उसने गोली को 7वें शिखर पर छोड़ दिया और उसे वापस नहीं लाया। मैं यहाँ 5 दिन से हूँ, अब वापस जाने का समय हो गया है। मुझे याद है कि आंतरिक शिष्यों ने जन्म पश्चात क्षेत्र को तोड़कर
लिंगचोक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त किया था। यद्यपि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक थी, लेकिन ये शीघ्र सुधार करने के लिए एक अच्छी जगह थी। जब मैं वापस लौटूंगी और प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करूंगी, तो मैं अपनी शक्ति को मजबूत करने और सुधारने के लिए लिंगचोक गुप्त क्षेत्र में जाऊंगी। फिर फैंग चेन कीमिया कक्ष से बाहर निकल गया। उसने यान कियाओलिन को नहीं देखा, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर पहरा दे रही नौकरानी से कुछ कहा और वानिक से नीलामी घर से बाहर निकल गया। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद ही यान कियाओलिन एक बूढ़े आदमी को कीमिया कक्ष में ले आया। बूढ़ा आदमी गोली का सूट पहने हुए था और उसकी छाती पर एक बिल्ला था। वह वास्तव में एक तीसरी कक्षा का कीमियागर था। बूढ़ा आदमी कीमिया भट्टी के पास आया, उसे धीरे से सूंघा और निश्चितता के साथ कहा, ये दूसरे स्तर का अमृत है और यह अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाला है। ये सुनकर यान कियाओलिन तैयार तो थी, लेकिन फिर भी हैरान थी। एक 17 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का कीमियागर। ये फैंग चेन वास्तव में दिलचस्प है। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे एक आकर्षक और परिपक्व मुस्कान प्रकट हुई। उसने उस दिशा में देखा जहां से फैंग चेन ने छोड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब फैंग चेन वांग से नीलामी घर से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उस रात का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। इसलिए वह शहर से बाहर चला गया और 7वें शिखर पर लौटने की तैयारी करने लगा। यूचेंग छोड़ने के बाद फैंग चेन को संप्रदाय में लौटने से पहले एक जंगल से गुजरना पड़ा। फुट अचानक फैंग चेन ने घने जंगल से आती हुई हवा की आवाज सुनी। यद्यपि आवाज छोटी थी, अब जबकि वह आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका था और उसे तलवार दानव शरीर का आशीर्वाद प्राप्त था, उसकी इंद्रियां उसी क्षेत्र के साधकों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थीं और उनकी तुलना प्राप्त क्षेत्र के साधकों से की जा सकती थी। वह तुरंत सतर्क हो गया। उसी समय आत्मस्वर दानव आंख फैल गई। तुरंत उन 3 आकृतियों पर नजर रखी जो उसके पास आ रही थीं। तीनों व्यक्ति काले रंग के साधारण कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने काले रंग के मुखौटे पहन रखे थे तथा मुखौटों के नीचे ठंडी आंखें थीं। और वे तीनों ही वास्तव में अर्जित क्षेत्र के प्रथम स्तर पर शक्तिशाली योद्धा हैं। हत्यारा। फैंग चेन तुरंत समझ गया कि दूसरा व्यक्ति कौन था। वे तीनों एक पल में फैंग चेन की ओर दौड़े, बिना किसी बकवास के। उन्होंने तेज ब्लेड पकड़ लिए और सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चले गए। तीनों व्यक्ति तेज, सटीक और निर्दयी थे। वे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित हत्यारे थे। यदि आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र के शिखर पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो प्रतिक्रिया करना तो दूर, संभवतः उसे वह करने में कठिनाई होती जो इन तीनों ने किया। दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई वह फैंग चेन था। फैंग चेन तुरंत हरकत में आया। उसने काली तलवार निकाली। उसके पूरे शरीर में राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी। तेज जादुई तलवार तकनीक तुरंत शुरू की गई थी। पहले 3 लोगों के हमले को रोके। आत्मा दानव आंख ने मानसिक हमला किया। अचानक एक व्यक्ति को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और चक्कर आने लगा। फैंग चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी तलवार से वार किया और सीधे उस आदमी का सिर काट दिया। अब उसकी मानसिक शक्ति अर्जित क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है और तीसरे स्तर से नीचे कोई भी उसकी आत्मा दानव आंख के मानसिक हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बाकी 2 लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन, जो केवल गैदरिंग स्पिरिट दायरे में था, न केवल उनका ठिकाना ढूंढ सकता है, बल्कि इतनी जल्दी एक व्यक्ति को मार भी सकता है। अच्छा नहीं, इस व्यक्ति की ताकत जानकारी से मेल नहीं खाती। पीछे हटो, एक हत्यारा चिल्लाया। जल्दी से पीछे हटो। हत्यारा हत्या करने में तो माहिर है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में नहीं। पहली बार असफल होने पर वे सीधे पीछे हटने का विकल्प चुनेंगे। भले ही उनका सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से हुआ वह फैंग चेन था, जो केवल गैदरिंग स्पिरिट दायरे में था। इसके अलावा वे महसूस कर सकते थे कि फैंग चेन एकत्रित आत्मा क्षेत्र में एक साधारण साधक नहीं था। छोड़ो, बस रहो। फैंग चेन की आवाज ठंडी थी और अगले ही पल वह चमक उठा। उसकी गति 2 प्रसवोत्तर हत्यारों से भी तेज थी। फैंग चेन ने तेज जादुई तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने हवा में एक कदम बढ़ाया। तुरंत वह हत्यारे के पीछे आ गया जो पीछे था। उसने उसे एक तलवार से काट डाला। सिर तुरंत जमीन पर गिर गया। खून पानी की तरह बहने लगा। फिर उसने कई कदम उठाए। तलवार के दानव शरीर की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उसने जल्दी से दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। हत्यारे को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतना तेज होगा। वह जानता था कि वह भाग नहीं सकता।
वह दहाड़ता हुआ फैंग चेन की ओर बढ़ा। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली। आत्मा आकाश दानव आंख का इस्तेमाल किया गया था। तेज जादू तलवार तकनीक फट गई। 2 तलवारें क्रमिक रूप से काट दी गईं। हत्यारा बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसकी भुजाएं सीधे काट दी गईं। लेकिन फैंग चेन ने उसे नहीं मारा, बल्कि उस पर पैर रखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? तुम कौन हो? उस आदमी के हाथ कटे हुए थे और उसका चेहरा क्रूर था। उसने नाराजगी से फैंग चेन को देखा। आपको ये बताना ठीक है। हम कियानली यंगशा हैं। कोई आपकी जिंदगी खरीदने के लिए पैसे दे रहा है। किसने पैसे दिए, आप इस जिंदगी में कभी नहीं जान पाएंगे। वह गंभीर रूप से मुस्कुराया और फिर मुंह से काला खून निकला। वही मर गया। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। इस व्यक्ति के मुंह में जहर की गोली थी, लेकिन उसने इसे बहुत ही निर्णायक ढंग से खा लिया। कियानली यंगशा। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। शेंडोंग क्षेत्र के 3 शीर्ष हत्यारा संगठनों में से एक, कियानली यंगशा, बेहद शक्तिशाली है और हत्याओं में माहिर है। ये पैसे को पहचानता है, लेकिन लोगों को नहीं। ये संगठन बहुत रहस्यमय और अदृश्य है। कोई नहीं जानता कि इसका मुखिया कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है। आजकल इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल लुओ युन, यू युवानवेन और यी तियानियू ही मेरी हत्या करने के लिए किसी को भेजेंगे, जिन्हें मैंने पहले भी अपमानित किया है। लेकिन सबसे अधिक संभावना लुओ युन की है। आखिरकार उसके और मेरे बीच गहरी नफरत है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दिलचस्प है। लाश को देखने के बाद वह बिना रुके चला गया। देर रात हो चुकी थी। फैंग चेन जब 7 चोटियों वाले मंदिर में लौटा तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी मुख्य हॉल के सामने उसका इंतजार कर रहा था। फैंग चेन ने पूछा, दादाजी वेंग, बहुत देर हो गई है, आप आराम क्यों नहीं करते? फैंग चेन को वापस आते देख बूढ़े आदमी की थकावट तुरंत गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने घबराते हुए कहा, युवा मास्टर, यह अच्छा नहीं है। आपके जाने के कुछ ही देर बाद लोगों का एक बड़ा समूह आ धमका। आपको बाहर जाने देने की धमकी दे रहा है। लोगों का एक बड़ा समूह। फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या मास्टर की पत्नी ठीक है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मिस, ये ठीक है। लोगों के समूह ने देखा कि आप नहीं आए और उन्होंने अंदर घुसने की योजना बनाई। सौभाग्य से इस समय तियानियू दिव्य संप्रदाय का एक बुजुर्ग दिखाई दिया और उन्हें भगा दिया, इसलिए उन्होंने कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ी राहत मिली और फिर उसने पूछा, उन्होंने मुझे क्यों ढूंढा? उन्होंने कहा कि आप और मिस मेंग योग्य नहीं हैं और वे चाहते हैं कि आप तियानियू दिव्य संप्रदाय से बाहर निकल जाएं। बूढ़े आदमी ने कहा। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसके और मेंग याओ के ताओवादी साथी बन जाने के बाद भी उसके सामने मुसीबतें आ रही थी। उसने पूछा, क्या वे आज आ रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब उन्हें पता चला कि तुम यहाँ नहीं हो तो कुछ लोग चले गए और कुछ ने तुम्हारे वापस आने का इंतजार करने की योजना बनाई। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोग चले गए, लेकिन एक ऐसा था जो बहुत जिद्दी था। वह लगभग हर दिन आता था और रात को वापस चला जाता था। मुझे पता है। फैंग चेन ने कहा, दादाजी वेंग, जाकर आराम करें। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। युवा मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए। वे लोग बहुत ताकतवर हैं। बूढ़े आदमी ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो। फैंग चेन ने कहा कि वह सावधान रहेगा और बूढ़ा आदमी आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन बूढ़े आदमी के चले जाने के बाद फैंग चेन का चेहरा उदास हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लोग उसके और मेंग याओ के संबंधों के कारण आए थे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन परेशानी पैदा करना चाहता है। आज रात उसने अभ्यास करने के लिए कमरे में वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह 7 चोटियों के मंदिर के दरवाजे पर आया, उस व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए तीव्र तलवार दानव कला का अभ्यास किया। अगली सुबह फैंग चेन को पूरा शरीर पसीना से लथपथ था और उसने धीरे से अपने हाथ से काली तलवार वापस खींच ली। जब तीव्र तलवार दानव कला तीसरे स्तर तक पहुंचती है तो चाल और शक्ति दोनों में काफी सुधार हुआ है। फैंग चेन ने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान शक्ति और तलवार दानव के शरीर के साथ एक साधारण जन्मोत्तर क्षेत्र तीसरे स्तर से लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। फैंग चेन को लगता है कि उसका हमला बहुत सरल है। यदि आप केवल 3 महीनों में लुओ यूं को हराना चाहते हैं तो आपको केवल तीव्र तलवार दानव कला नहीं जाननी चाहिए, आपको अन्य कौशल और जादुई शक्तियों में भी महारत हासिल करनी होगी।
फैंग चेन ने सारी रात इस बारे में सोचा और थोड़े समय में खुद को बेहतर बनाने का एक और तरीका सोचा। वह है भौतिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग। प्रसवोत्तर अवस्था में पहुंचने के बाद दो रास्ते बचते हैं, दाओ साधना और शरीर साधना। ताओ साधना में ताओ की साधना और आध्यात्मिक शक्ति की साधना शामिल है, और शरीर की खेती भौतिक मार्ग को अपनाना है और क्षेत्र में विभाजित है। शरीर को कठोर बनाना, हड्डियों को गढ़ना, मज्जा धोना, ये जिन, स्वर्ण शरीर, दिव्य शक्ति, आकाशीय शरीर की आंशान। बॉडी टेम्परिंग का लक्ष्य जुलिंग क्षेत्र है और फिर वहां से ऊपर जाना है। आमतौर पर यह मार्ग इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि ताओ साधक ताओ पाठ को समझ नहीं पाते हैं और जीवन भर केवल झोयुआन क्षेत्र में ही रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भौतिक शरीर कमजोर है। इसके विपरीत वह बहुत शक्तिशाली है। ताओ क्षेत्र में पहुंचने से पहले ताओ साधक उसी क्षेत्र में भौतिक साधकों के सामने कुछ भी नहीं टिक पाते। ये सिर्फ इतना है कि साहित्य में गरीब और मार्शल आर्ट में अमीर, भौतिक शरीर अत्यधिक संसाधन खपत है। आखिरकार भौतिक शरीर साधना के दौरान बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करता है और निश्चित रूप से नुकसान होगा। यदि प्राकृतिक सामग्री और खजाने न हों तो भौतिक शरीर से दूर तक जाने की इच्छा करना एक इच्छा मात्र है। इसके अतिरिक्त बाद की अवस्था में भौतिक शरीर उसी क्षेत्र के ताओवादी साधकों की तुलना में कमजोर होता है, जिसके कारण भी कई लोग इस मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन फैंग चेन अलग है। उसका भौतिक शरीर एक तलवार दानव का शरीर है और वह शारीरिक साधना के लिए एक सामग्री बनने के लिए पैदा हुआ है। जहां तक प्राकृतिक सामग्रियों और खजानों की बात है तो वानिकसिंह नीलामी घर के प्रथम श्रेणी के अतिथि के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें शुरुआती चरण में इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचते हुए फैंग चेन ने चुपके से कहा, 8 परत पर्वत न केवल साधना के लिए एक पवित्र स्थान है बल्कि शारीरिक साधना के लिए भी एक पवित्र स्थान है। इस मामले को सुझाने के बाद हम हावाईन क्षेत्र को तोड़ने और भौतिक शरीर का अभ्यास करने के लिए 8 परत पर्वत पर जाएंगे। इसी समय दूर आकाश में एक आकृति प्रकट हुई और तेजी से यहाँ आ पहुंची। फैंग चेन ने तुरंत देखा कि वह आकृति तेजी से पास आ रही है और जल्द ही लगभग 20 साल का एक सुंदर आदमी जिसके सिर पर गंजापन था फैंग चेन के पास आया। जब उसने फैंग चेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपने हाथ में एक लंबी छड़ी लहराई। उस पर इशारा किया, क्या आप फैंग चेन हैं? उसने गर्व से पूछा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आदमी ने अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, मेरा नाम स्टील टाइगर है। थर्ड पीक में युवा पीढ़ी का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति। हाउटियन दायरे का दूसरा स्तर। मैंने पहले ही दाओ के भाग्य का पता लगा लिया है और मुझे उम्मीद है कि जब मैं जियानटियन दायरे में प्रवेश करूंगा तो मुझे दाओ वेन का एहसास होगा। केवल मेरे जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति ही वरिष्ठ बहन मेंग के योग्य है। अब मैं तुम्हें वरिष्ठ बहन मेंग से अपनी शादी पर तुरंत पछतावा करने का आदेश देता हूँ। ताओ का भाग्य ताओ को समझने की पूर्व शर्त है और हर कोई फॉर्म चेन की तरह ताओ को तुरंत नहीं समझ पाता। ये कहा जा सकता है कि ताओवाद को समझने में कठिनाई के कारण 80% भिक्षुओं ने ताओवाद का अभ्यास करने का अपना सपना छोड़ दिया है, और हावाईन क्षेत्र में महान भाग्य का एक अंश प्राप्त कर पाना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अगर मैं न कह दूं तो क्या होगा? ये सुनकर गंगहू को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी बड़ी छड़ी लहराई और चिल्लाया, तो चलो द्वंद्वयुद्ध करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम सगाई तोड़ दोगे। सीनियर सिस्टर मेंग का पीछा करना बंद करो। फैंग चेन ने कहा, मैं आत्मा सभा के शिखर पर हूँ और आप हाउटियन दायरे के दूसरे स्तर पर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा बदमाशी है? आत्मिक एकत्रीकरण का चरम। गंगहू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने देखा कि फैंग चेन का साधना स्तर वास्तव में केवल आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र तक ही सीमित था। तुम इतने कमजोर क्यों हो? सीनियर सिस्टर मेंग तुम्हें क्यों पसंद करती है? अगर तुम इतने कमजोर हो तो मैं जीत भी जाऊं तो भी तुम थोड़े बदमाश लगते हो। वह परेशान हो गया। फैंग चेन को अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा। इस स्टील टाइगर में कुछ प्रतिभा हो सकती है लेकिन उसका व्यक्तित्व सीधा है। हालांकि वह घमंडी है लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को धमकाता हो। ये सोचकर उसका हृदय द्रवित हो गया। अगर इस व्यक्ति को 7वें शिखर पर खींच लिया जाए, क्या ये सही नहीं है? वह 7वीं चोटी का विकास करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, और चूंकि वह अक्सर 7वीं चोटी को छोड़ देता है, इसलिए मास्टर नियांग और दादाजी वेन की सुरक्षा के लिए यहाँ किसी को अवश्य छोड़ा जाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने कहा, मैं आपकी चुनौती से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया
तो क्या होगा? असंभव, गंगू ने आत्मविश्वास से कहा। मैं किसी भी तरह से नहीं हारूंगा। चूंकि यह एक द्वंद्व युद्ध है, इसलिए इसमें एक विजेता और एक हारने वाला होगा। अगर मैं कुछ भी नहीं जीतता, तो मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध क्यों करूं? फैंग चेन ने पूछा। बहुत। हालांकि गंगू को लगा कि वह हारेंगे नहीं, लेकिन उन्हें ये भी लगा कि यह सही भी है। उन्होंने पूछा, तो फिर मुझे बताए, आप जीत गए हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वह एक स्वतंत्र और सीधे स्वभाव का व्यक्ति है, अन्यथा यदि फैंग चेन कुछ दिनों के लिए चला जाता, तो बाकी सभी चले जाते और केवल वही हठपूर्वक यहाँ रहता। फैंग चेन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, अगर मैं जीत गया, तो मेरे 7वें शिखर में शामिल हो जाओ और मेरे शिखर का सहायक शिष्य बन जाओ। ये सुनकर गंगू पहले तो दंग रह गया, फिर हंसने लगा। क्या तुम सचमुच 7वें शिखर के शिष्य बनने के बारे में सोचने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हारी हिम्मत है? फैंग चेन ने शांति से उसकी ओर देखा। ठीक है, गंगू ने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी। वैसे भी उसे लगा कि वह हारेगा नहीं और फैंग चेन के लिए कोई भी शर्त रखना बेकार होगा। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में चलो लड़ते हैं। दोनों पक्षों ने 7 चोटियों वाले मंदिर के बाहर अपनी स्थिति स्थापित कर ली। गंगू ने अपनी लोहे की छड़ लहराई और दहाड़ा, आज तुम्हें बता दूंगा, केवल मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही सीनियर सिस्टमैन के योग्य हो सकता है। उसकी लोहे की छड़ सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। जब उसने उसे हिलाया, तो सुनहरी प्रतिरूप फूट पड़े। उसे पकड़ना मुश्किल था। अगले ही पल वह दूर हट गया, तुरंत फैंग चेन के सामने आ गया। एक छड़ी गिर गई, वह अनगिनत प्रकाश की छड़ियों में बदल गई जो सभी दिशाओं से फैंग चेन की ओर आ रही थी। वे नहीं जानते थे कि पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत महिला ये सब देख रही थी। वह मेंग याओ द्वारा भेजी गई आंटी जिंग थी। 3rd पीक की स्काईलाइट 1000 शैडोज तकनीक। ये छोटा गंजा लड़का वास्तव में इस अत्यंत कठिन तकनीक को सीख सकता है, वह काफी सक्षम है। आंटी जिंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा। मैं इस बार कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, देखते हैं तुम कितने सक्षम हो। वह लड़का जिसे युवती पसंद करती है। पिछली बार जब फैंग चेन वहां नहीं थी, तो 7 चोटियों वाले मंदिर को घेर लिया गया था और यह वह थी जिसने समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई की थी। उसने फैंग चेन का भी तिरस्कार किया, ये सोचकर कि वह युवती के योग्य नहीं है। लेकिन उसे युवती के आदेश का पालन करना पड़ा। उसी समय गंगू आया। दर्जनों प्रकाश की छड़ें एक ही समय में फैंग चेन की ओर गिर गईं। फैंग चेन बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक चमक उठी। आत्मा आकाश दानव आंख खुल गई। एक पल में वह दर्जनों प्रकाश छड़ियों के गिरने के प्रक्षेपवक्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और काली मिंग तलवार बाहर आ गई। अपनी मजबूत प्रतिक्रिया और शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने वास्तव में गंगू के तेज हमले का विरोध किया। ऐसा कैसे हो सकता है? गंगू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके इस कदम का किसी ने इतनी आसानी से विरोध नहीं किया था। इसके अलावा फैंग चेन अभी गैदरिंग स्पिरिट दायरे के शिखर पर है। उसे अपनी जादुई शक्ति से बहुत पहले ही पराजित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन फैंग चेन ने इसे आसानी से रोक दिया। तुम क्या देख रहे हो? अब मेरी बारी है। फैंग चेन की आंखें अचानक तेज हो गईं। तेज जादुई तलवार की तकनीक तुरंत सामने आ गई। बड़े उद्घाटन और समापन के साथ उनकी तेज चाल। तलवार दानव के शरीर के साथ उन्होंने बस जादू तलवार तकनीक के तीसरे स्तर को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। आक्रामक की दबंग और बड़ी शुरुआत और समापन। उसने वास्तव में गंगू को बार बार हराया और थोड़ी देर के लिए गंगू ने प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लापरवाही से नहीं पकड़ा गया था, बल्कि फैंग चेन का आक्रमण तेज था। यदि वह एक साधारण प्रसवोत्तर क्षेत्र द्वितीय स्तर नहीं होता, मुझे डर है कि वह इस क्षण पराजित हो गया होता। यह आदमी क्या हो रहा है? गंगू को गहरा सदमा लगा और साथ ही उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन अफवाहों जैसा नहीं था। अफवाह यह है कि फैंग चेन इस 7 शिखर मूल्यांकन को पूरी तरह से भाग्य से पास करने में सक्षम था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास चैंपियनशिप जीतने की ताकत है। मैं हार नहीं सकता। अगर वह स्पिरिट गैदरिंग लेवल के शिखर पर किसी व्यक्ति से हार जाता है, अगर यह बाहर हो जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। यह एहसास होने के बाद कि फैंग चेन वाकई शक्तिशाली है, वह अब पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहता है। बेटा, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम मुझे पूरी ताकत से लड़ने देने के योग्य हो।
वह अब भी उतना ही अहंकारी है। उसे लगता है कि उसकी जीत पक्की है। वास्तव में फैंग चेन ने शांति से कहा, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। बोलते बोलते उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। गंगू को अचानक सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह जल्दी ही अपने होश में आ गया, लेकिन इस पल ने फैंग चेन को चाल चलने के लिए पर्याप्त अवसर दिए। फैंग चेन की काली मिंग तलवार पर मौजूद राक्षसी ऊर्जा अचानक उबल पड़ी, जल्दी से इकट्ठा हो गई, बैंगनी जादू की ब्लेड में तब्दील हो गई। एक भयानक राक्षसी आभा उमड़ पड़ी, साथ में एक तेज तलवार की मंशा। वह चिल्लाया, बैंगनी जादुई ब्लेड नीचे गिरा। गंगू को अब होश आ गया था। अब उसके पास अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके प्रतिरोध करने का समय नहीं था। वह सिर्फ सामने खड़ी लोहे की छड़ को रोक सकता था। टकराना। बैंगनी जादुई ब्लेड ने स्टील टाइगर को काट डाला। वह एक पल में कई फीट दूर उड़ गया। खून की एक बूंद हवा में उछल पड़ी। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये हमला जादुई शक्ति थी जिसे फैंग चेन ने तब महसूस किया जब उसने तेज जादू तलवार तकनीक के तीसरे स्तर का अभ्यास किया। ये तुरंत जादुई ऊर्जा और तलवार के इरादे को इकट्ठा कर सकता है। स्लैश की शक्ति बेहद भयानक है। सामान्य प्रसवोत्तर साधक इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टील टाइगर को चक्कर आने लगा और उसकी छाती में तेज दर्द होने लगा। इस समय फैंग चेन ने पास आकर स्टील टाइगर पर अपनी तलवार तान दी और कहा, तुम हार गए। स्टील टाइगर ने पास पड़ी काली तलवार को देखा और जान गया कि वह हार चुका है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम चुपके से हमला करने में सफल हो गए। ये गिनती में नहीं आता। उसने फैंग चेन को घूर कर देखा, बहुत ही असंतुष्ट। फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत थी और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने भी थोड़ा ऊपर उठ गए। इस बारे में क्या आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते? मैंने देखा कि फैंग चेन के पीछे धीरे धीरे तलवार शब्द प्रकट हुआ और तलवार शब्द के चारों ओर एक प्रभामंडल था जो ताओ पाठ था। ये ताओ पाठ है और ये दूसरे स्तर का ताओ पाठ है। स्टील टाइगर दंग रह गया। उसकी आंखें, जो पहले बड़ी नहीं थीं, लगभग बाहर निकल आईं। दाओवन, यही वह है जिसका अनगिनत साधक सपना देखते हैं। यद्यपि उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता था, फिर भी उन्होंने अर्जित क्षेत्र में महान दाओ का केवल थोड़ा सा ही एहसास किया था। लेकिन फैंग चेन, वह केवल जुलिंग दायरे के शिखर पर था। उसने वास्तव में दूसरे स्तर के दाओवन को महसूस किया। तुमने ये कैसे किया? गंगू ने हकलाते हुए पूछा। फैंग चेन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये कितना मुश्किल है। यदि आप मेरी 7वीं चोटी में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है। जैसे ही ये शब्द निकले, गंगू ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। उन्होंने उग्र भाव से कहा, जब तक मैं दाव पाठ को समझ सकता हूँ, मैं तीसरी चोटी को छोड़कर 7वीं चोटी में शामिल हो जाऊंगा। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ताओ ग्रंथ ही वह है जिसका सभी साधक अनुसरण करते हैं। वे दाव पाठ को जागृत करने के लिए सब कुछ दे सकते हैं। फैंग चेन ये जानता था और निष्कर्ष निकाला कि गैंगहू जैसे मार्शल आर्ट कट्टरपंथी निश्चित रूप से 7वें शिखर में शामिल होंगे। क्या आप आश्वस्त हैं? उन्होंने पूछा। मैं आश्वस्त हूँ। गंगहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं वापस जाऊंगा और अभी इससे निपट लूंगा। मैं अगले कुछ दिनों में 7वें शिखर में शामिल हो जाऊंगा। फैंग चेन आत्माओं को इकट्ठा करते समय दाव पाठ को समझ सकता है। उसकी प्रतिभा इससे ऊपर होनी चाहिए। यह उसके लिए एक कदम में स्वर्ग चढ़ने का एक शानदार अवसर हो सकता है। यद्यपि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन खेती का रास्ता अज्ञात जोखिमों से भरा है। ठीक है, फैंग चेन ने सिर हिलाया, तो मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। तब गंगहू ने शब्द बर्बाद नहीं किए और वादा करके सीधे चले गए। फैंग चेन को अपने दाव पाठ के उजागर होने की चिंता नहीं थी। वह दाव पाठ को हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकता था और उसे खोजने का समय हमेशा आता ही रहता था। इसके अलावा पकड़ा जाना कोई बुरी बात नहीं है और शायद इससे वह संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। दूरी में चाची जिंग इस पल में अपने होश में वापस आ गईं, लेकिन उनका दिल अभी भी सदमे से भरा था। स्तर 2 दाव वेन। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा महिला उसे इतना महत्व देती है। ये पता चला है कि वह एक शीर्ष पायदान वाला दानव है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। युवती की दृष्टि सचमुच अद्भुत है। यदि ये लड़का बड़ा हो गया तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। इस समय फैंग चेन के लिए उसकी पिछली अवमानना तुरंत गायब हो गई और उसने फैंग चेन और युवती का मिलान करने का भी इरादा किया।
नहीं, फैंग चेन की राक्षसी प्रतिभा संप्रदाय को इतनी जल्दी पता नहीं चल सकती। अगर दूसरे लोग मौके का फायदा उठाएंगे तो युवती के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मैं अभी उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे यह घोषणा नहीं करने दूंगा कि फैंग चेन के पास लेवल 2 दाव वेन है। ये सोचकर वह एक झटके में गायब हो गई और गंगू की दिशा में पीछा करने लगी। फैंग चेन हवेली में वापस आ गया। वह जानता था कि अगर गंगू वाकई आना भी चाहे तो उसे शायद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगली सुबह गंगू फिर से प्रकट हुआ और उसके हाथ में 7वें शिखर पर जाने के लिए जेड स्लिप डिप्लोमा था। जूनियर भाई फैंग, मैं 7वें शिखर पर स्थानांतरित हो गया हूँ, उसने उत्साह से कहा। इतनी जल्दी? फैंग चेन थोड़ा हैरान हुआ। गंगू ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने सोचा न था कि यह सब इतना आसान हो जाएगा। लगता है मास्टर को लगता है कि मैं जाने का पक्का इरादा कर चुका हूँ। फैंग चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिला दिया। गंगू ने आशा भरी निगाहों से कहा, तो फिर छोटे भाई फॉन्ग, क्या आप मुझे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं? फैंग चेन ने सूखी खांसी के साथ कहा, कोई जल्दी नहीं है। प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपको सिखाने में बहुत देर नहीं होगी। प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ताओ के बारे में मेरी समझ मजबूत होगी।